अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे घर में मेरी पोती की शादी हुई थी। एक बहुत बड़े फार्म हाउस में बहुत सारे लोग इकट्ठा थे कि अचानक सांप सांप की आवाज़ें आने लगी और भगदड़ मच गई। सांप कहाँ से आया और कहाँ चला गया किसी को भी पता नहीं चला। सांप ने किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए बाकी सारे काम आराम से हो गए। विदाई के बाद जो मैं अपने कमरे में लेटी तो मुझे पुराना समय याद आने लगा। मेरे बाबा गांव में ज़मींदार थे। मैं अपने बाबा की एक ही बेटी थी। मेरे जन्म के कुछ साल बाद ही मेरी माँ चल बसी थी। मेरे बाबा मेरी माँ से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। लोगों ने उन्हें बहुत समझाया कि अभी आपकी बेटी छोटी है, उसे भी माँ की ज़रूरत है, आप दोबारा शादी कर लीजिए। लेकिन मेरे बाबा ने कहा कि ज़िंदगी में शादी एक ही बार होती है और वैसे भी मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वे मुझे किसी के साथ भी बांटे। मेरे बाबा गांव के स्कूल में टीचर थे। वे चाहते थे कि मैं भी स्कूल में टीचर बनूं। अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे ग्रेजुएशन के लिए अपने गांव से थोड़ी दूर शहर के कॉलेज में एडमिशन मिला था। मेरे बाबा ने कहा कि मैं वहीं के हॉस्टल में रह ले लूँगी, मगर मेरे बाबा नहीं माने। घर में बस मैं और बाबा ही थे और एक खाना बनाने और साफ़ सफाई करने के लिए शांति आंटी आती थी। सालों से हमारे घर में वही काम किया करती थी, मगर रात में वह भी अपने घर चली जाती थी। कभी कभी बगीची की सफाई करने के लिए बाबा गांव में से ही किसी आदमी को बोल दिया करते थे। बाबा ने अपनी सारी ज़मीन ठेके पर दे रखी थी। वहाँ से अच्छा खासा पैसा आ जाता था। रुपए पैसे की हमारे घर में कोई भी कमी नहीं थी। मेरे बाबा बच्चों को पढ़ाने का बड़ा शौक़ था। वे चाहते थे कि मैं भी बच्चों को पढ़ाऊँ, वरना गांव की लड़कियां यूँ दूसरे शहर में पढ़ने नहीं जाया करती थी। बाबा ने कहा कि विधि, तुम अगर हॉस्टल में जाकर रहने लगोगी तो मैं अकेला हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे आने जाने के लिए एक वैन लगा देता हूँ। अब वैन वाले अंकल मुझे सुबह कॉलेज छोड़ दिया करते थे और शाम को वापस घर ले आया करते थे। एक दिन पूरे गांव में शोर मचा हुआ था। हमारे गांव के चौधरी के बेटे को सांप ने डस लिया था। इतने उसे अस्पताल लेकर जाते उसने वहीं पर दम तोड़ दिया था। जिन लोगों ने सांप को देखा था उनका कहना था कि वे सांप हमारी हवेली की पिछली वाली झाड़ियों में से ही निकला था और वहीं पर ही कहीं गायब हो गया था। लोगों ने बहुत ढूंढा, लेकिन फिर भी वे कहीं नहीं मिला। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। रात को मैं सोने के लिए लेटी तो मुझे बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। मैंने बाबा के कमरे में जाकर बाबा को बताया तो बाबा भी मेरे साथ बाहर आए, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे परेशान देखकर बाबा बोले, बेटा परेशान मत हो, कल मैं कोई चौकीदार रख लेता हूँ जो दिन रात घर के बाहर गेट पर ही रहेगा। अगले दिन बाबा ने इश्तहार छपवा दिए थे कि मुझे अपने हवेली के लिए ऐसा चौकीदार चाहिए जो दिन रात वहीं पर ही रहे और रहने वाला भी इसी गांव का ही हो। फिर उसी दिन रात को ही बाबा के पास एक लड़का आया जिसने अपने आप को बराबर के गांव का बताया और उसने कहा कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया है, परिवार में बस मैं ही हूँ, लेकिन मेरे चाचा जी हैं। उसने अपने चाचा जी का नाम बताया। उन्हें बाबा शायद जानते थे। बाबा ने उसे नौकरी पर रख लिया। अब मेरी चिंता थोड़ी कम हो गई थी कि कम से कम कोई इंसान तो अब बिना इजाज़त के हवेली में नहीं आएगा। अगले दिन जब मैं कॉलेज जाने के लिए वैन का इंतज़ार कर रही थी तो मैंने उस लड़के को देखा। वे वहीं गेट पर कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैंने उस पर एक नज़र डाली और अपनी वैन में बैठ गई। शाम को जब मैं कॉलेज से वापस आई तो वे वहीं कुर्सी पर ही बैठा हुआ था। मुझे देखकर उसने गेट खोला और मैं हवेली के अंदर आ गई। अगले दिन मैं कॉलेज जाने के लिए गेट पर खड़ी थी। बहुत देर हो गई थी, वैन वाले अंकल आ ही नहीं रहे थे। इतने में वह लड़का शिवम मेरे पास आया और बोला, मैडम जी आप यहाँ आकर कुर्सी पर बैठ जाइए, धूप बहुत तेज़ हो रही है। मैं आकर उसकी कुर्सी पर बैठ गई। मैंने वैन वाले अंकल को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि वैन का टायर पंचर हो गया है, वे समय पर नहीं पहुँच पाएंगे। मुझे बहुत गुस्सा आया कि वह ये बात मुझे पहले ही बता देते तो मैं इतनी देर तक धूप में तो नहीं खड़ी रहती। इतने में शिवम मेरे पास दौड़ता हुआ आया और बोला, मैडम जी वैन वाले तो मुझे कहीं दिख नहीं रहे हैं। मैंने पहली बार उसे इतने करीब से देखा था। बेहद ही प्यारा मासूम सा चेहरा था उसका। उसकी आंखों का रंग कुछ अलग ही था, शायद हल्का हरा सा। मैं बस उसे देखे ही जा रही थी। वह फिर बोला, मैडम जी। जैसे मैं होश में आई मैंने उससे कहा कि हाँ मेरी उनसे बात हो गई है, आज वे नहीं आ रहे हैं। उससे कहते कहते मैं अंदर आ गई। हवेली के अंदर आकर मैं टीवी खोलकर बैठ गई। मेरा अंदर दिल ही नहीं लग रहा था। आज शांति आंटी भी नहीं आई थी। थोड़ी देर तो मैं टीवी देखती रही, फिर खिड़की के बाहर आकर खड़ी हो गई। मैंने देखा कि शिवम अब भी कुर्सी पर ही बैठा हुआ था।
मैं जाकर अपने बगीचे में बैठ गई और फिर थोड़ी देर बाद गेट पर आ गई। मुझे देखते ही शिवम ने अपनी कुर्सी छोड़ दी और मुझसे बोला, आइए मैडम जी, यहाँ बैठ जाइए। मैंने उससे कहा कि नहीं, तुम बैठे रहो, मेरे लिए वहाँ पर दूसरी कुर्सी पड़ी है, वह ला दो। मैंने उसे इशारे से बगीचे में दिखाया, फिर जाकर कुर्सी उठा लाया और मैं उस पर बैठ गई। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। उसने कहा कि मैं घर में अकेला ही हूँ, मेरी माँ तो बहुत साल पहले ही मर चुकी थी, फिर मेरे पिताजी भी चल बसे। वैसे मैं अपने चाचा जी के साथ ही रहता हूँ। उस दिन मैं ऐसे ही घूम रहा था कि मुझे आपके पिताजी का इश्तहार दिखा। मैंने सोचा चलो थोड़े दिन ये काम भी कर लेता हूँ। उसके बोलने का तरीका बहुत ही अलग था, एक एक शब्द को बहुत सोच समझ कर बोल रहा था। मुझे ऐसा लगा रहा था कि वह कंफ्यूज हो रहा है। मेरा मन था कि मैं अभी और उसके पास बैठूं और उसके बारे में बात करूं, लेकिन तभी वहां पर बाबा आ गए और मुझे ऐसे शिवम से बातें करते देख उन्हें गुस्सा आ गया। वे मुझसे बोले कि विधि, तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने कहा, बाबा आज वह वैन वाले अंकल आए ही नहीं हैं, मैंने उनका बहुत देर इंतज़ार देखा। बाबा बोले तो हवेली के अंदर बैठती यहाँ पर क्या कर रही हो। कहते कहते बाबा अंदर आ गए और मैं भी उनके पीछे पीछे आ गई। बाबा ने पहले कभी भी मुझसे इतने गुस्से में बात नहीं की थी। बाबा ने कहा कि बेटा, गांव वाले पहले ही तुम्हारे शहर में जाने पर बातें बनाते हैं, और तुम अगर ऐसे चौकीदार के साथ गेट पर बैठोगी तो लोगों को और बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। बाबा की बात सुनकर मैं चुप हो गई। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि रात को फिर हवेली के बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। मैंने बाहर आकर देखा कि बाबा और गांव वाले हवेली के पीछे के हिस्से में खड़े थे। उनकी बातों से पता चला कि आज फिर सांप ने एक आदमी को काटा है। पहले तो शिवम मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, वह गेट पर भी नहीं था। फिर अचानक ही मुझे लोगों के पीछे खड़ा हुआ दिखाई दिया। गांव के लोग बातें कर रहे थे कि उन्होंने सांप को हवेली की झाड़ियों में जाते हुए देखा है, मगर पहले की ही तरह उसका कहीं भी पता नहीं चला कि वे कहाँ से आया और कहाँ गायब हो गया। मेरे बाबा मुझे लेकर हवेली के अंदर आ गए। मुझे रात को शिवम के लिए डर लग रहा था कि वे तो हवेली के गेट पर ही रहता है, अगर सांप ने उसे डस लिया तो क्या होगा। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बाबा के कमरे में गई और बाबा से कहा कि बाबा, मुझे नींद नहीं आ रही है। बाबा और मैं हवेली के बाहर तक आए। शिवम भी हमें देखकर हवेली के अंदर आ गया। मेरे बाबा ने बस बनियान पहन रखा था, रात को वे अपना कुर्ता उतार देते थे। मैंने बाबा की गर्दन पे देखा तो एक गोल निशान बना हुआ था। मैंने बाबा से पूछा कि बाबा ये क्या है। बाबा ने कहा, मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं देखा। मैंने कहा कि आपकी गर्दन के पीछे है, इसलिए आपका कभी ध्यान नहीं गया होगा। शिवम भी वहीं खड़ा हमारी सारी बातें सुन रहा था। बाबा ने उससे कहा कि गेट पर अच्छी तरह से नज़र रखना और अपना भी ध्यान रखना। अगले दिन मैंने देखा कि शिवम अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैं भी बगीचे में आ गई। उसने जब मुझे देखा तो वह भी बगीचे में आ गया। मैंने उससे पूछा कि रात को तो तुम गेट पर नहीं थे। उसने कहा, मैडम जी, मैं वहीं लोगों की भीड़ में ही खड़ा हुआ था, भीड़ की वजह से आपने मुझे देखा नहीं होगा। उस दिन शिवम ने मुझे बताया कि वह इच्छाधारी सांप अपना बदला लेने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं और कोई भी रूप धारण कर लेते हैं। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सांप ऐसे लोगों को क्यों काट रहा है। उसने कहा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि वह आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ये बात तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो। क्या तुम्हारी सांप से कोई बात हुई है। मैंने उससे हंसते हुए पूछा। वे बोला, आप तो इतनी अच्छी है कि वह भी आपका दीवाना हो जाएगा। वह भी तो, क्या तुम भी मेरे दीवाने हो। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि खूबसूरती चीज़ ही ऐसी होती है। मुझे उसकी बातें अच्छी लग रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि वैसे ही बस मेरी ज़िंदगी भर तारीफ़ करता रहे और मैं उसकी बातें सुनती रहूं। लेकिन तभी वहां पर बाबा आ गए। बाबा चिल्लाते हुए बोले, विधि, मैंने तुमसे मना किया था कि यहाँ पर आकर मत बैठा करो, तुम्हें मेरी इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं है। मैं कुर्सी से उठ गई और शिवम तो फ़ौरन ही गेट के बाहर चला गया था। मैंने बाबा से कहा कि बाबा, मैं बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी। और फिर बाबा और मैं हवेली के अंदर आ गए। बाबा ने मुझसे फिर इस बारे में कोई बात नहीं की। रात तक मुझे शिवम कहीं भी दिखाई नहीं दिया। अगले दिन सुबह सुबह ही बाहर से बहुत शोर की आवाज़ें आ रही थी। मैंने और बाबा ने बाहर जाकर देखा तो शोर हवेली के पीछे वाली गली से आ रहा था। वहाँ जाकर हमने देखा कि वहाँ पर गांव के लोगों के साथ एक सपेरा भी खड़ा हुआ था और वह बीन बजा रहा था, लेकिन वह सांप कहीं भी नहीं था। सब लोगों ने गोल घेरा बना लिया था और सांप के बारे में बातें कर रहे थे कि अचानक एक काला बहुत बड़ा इच्छाधारी सांप आया और सपेरे के पैरे में डस कर वापस झाड़ियों में चला गया।
इतने लोगों की समझ में भी नहीं आया था कि क्या हो रहा है कि वह सांप उस सपेरे को डस कर गायब हो गया था। उस सांप कर देख कर मेरी तो चीख ही निकल गई और मैं बाबा के पीछे छुप गई। वह सपेरा वहीं गिर गया और तड़पने लगा। तभी मेरी नज़र भीड़ में खड़े शिवम पर पड़ी। वहाँ पर खड़े सभी लोग डर रहे थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। गांव के लोगों ने एम्बुलेंस बुलाकर सपेरे को अस्पताल पहुँचाया, मगर जहर इतना ख़तरनाक था कि वह पूरा नीला पड़ चुका था और रास्ते में ही सपेरे ने दम तोड़ दिया था। पूरे गांव में मातम छाया हुआ था। सांप अब तक 3 लोगों को मार चुका था। सांप को लेकर गांव के लोगों में बहुत ज़्यादा दहशत फैली हुई थी। अब मेरे फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम भी हो चुके थे और मेरी छुट्टियां चल रही थी। जब बाबर घर पर नहीं होते तो मैं शिवम से बातें करने के लिए अंदर ही बुला लेती थी। मुझे उससे बातें करना बहुत अच्छा लगता था। उस दिन हम दोनों बैठे बातें कर रहे थे। मैंने शिवम से पूछा कि जब उस रात सपेरे ने सांप ने सपेरे को काटा था तो तुम हंस क्यों रहे थे? उसने कहा कि मैं सोचकर हंस रहा था कि पूरी ज़िंदगी इसने सांपों को मारा है और आज एक सांप ही इसकी मौत का कारण बन गया है। उस सपेरी की मौत के बाद पूरा गांव डरा हुआ था। एक दिन शिवम और मैं बैठे बातें कर रहे थे। जब मैंने शिवम से अपने दिल की बात कह दी, शिवम ने कहा कि वह भी मुझे पसंद करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। फिर बाबा आ गए। बाबा ने मुझसे और शिवम से पूछा कि आज तो मुझे बता ही दो कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। मैंने कहा कि बाबा, मैं और शिवम एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। बाबा शिवम से बोले कि देखो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम गरीब हो। मुझे मेरी बेटी के लिए ऐसा लड़का चाहिए जो उसे खुश रखे और मेरे साथ यहीं मेरी हवेली पर ही रहे। मेरी जो भी ज़मीन जायदाद है सब मेरी बेटी का ही है। अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। तुम अपने चाचा जी को बुला लो, मैं उनसे रिश्ते की बात कर लेता हूँ। बाकी इंतज़ाम तो मैं खुद ही कर लूँगा। शिवम बोला, मैंने नौकरी के लिए आपसे झूठ बोला था। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। ये सुनकर बाबा को बहुत गुस्सा आया। वे बोले, अगर तुम सच बोलते फिर जब भी तुम्हें नौकरी दे ही देता। मैं हैरान होकर उन दोनों की बातें सुन रही थी। शिवम वहाँ से बाहर चला गया था। मैंने बाबा से कहा कि बाबा, रहना तो उसे हमारे साथ ही है। अब इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि उसने नौकरी पाने के लिए झूठ बोला था। बाबा मेरी तरफ देखते हुए बोले, बेटा, इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं ऐसे किसी को भी अपनी बेटी नहीं दे सकता हूँ जब तक कि उसके ख़ानदान के बारे में सब कुछ ना पता हो। मैंने कहा, बाबा, शादी तो मैं शिवम से ही करूँगी। शिवम के अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। बाबा मेरी इस धमकी से मान गए और अगले दिन गाँव में सबको बता दिया कि मेरी और शिवम की शादी की तारीख पक्की हो गई है। बाबा मेरी शादी की तैयारियों में लगे थे कि एक दिन गेट पर बहुत शोर आ रहा था। मैंने और बाबा ने बाहर जाकर देखा तो गांव वाले और चौधरी हाथ में डंडा लिए हुए खड़े थे और चौधरी शिवम को मारता हुआ गेट की तरफ ला रहा था। चौधरी हम दोनों को देखकर बाबा से बोला कि तुम्हारी इस लड़की का चरित्र तो पहले से ही ख़राब था। पता नहीं इस लड़के और इसके बीच क्या क्या हुआ होगा। अब अपने गांव में हम ये गंदगी नहीं होने देंगे। तुम सबको ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। शिवम चौधरी से बोला कि अगर तुमने विधि के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोला तो मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा। चौधरी गांव के लोगों से बोला कि देख क्या रहे हो, मारो इस 2 टके के लड़के को। गांव वाले अपनी लाठियों से शिवम को मारने लगे, मगर उसके आगे जो भी हुआ वे देखकर मेरे पैरों तलों की ज़मीन खिसक गई। शिवम नीचे बैठा और फिर एक काला बहुत बड़ा इच्छाधारी सांप बन गया। उसने अपनी दुम मोड़कर चौधरी को उसमें लपेट लिया। चौधरी चिल्लाने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें इस लड़की से शादी करनी है तो कर लो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। मुझे नहीं पता था कि तुम इच्छाधारी सांप हो। तुमने मेरे बेटे को और मेरे दोस्त को और उस सपेरे को तो मार ही दिया है। मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। मैं अपने बाबा की पीठ के पीछे डरी हुई सब देख रही थी। अचानक उसने चौधरी को ज़मीन पर पटक दिया और फिर उस इंसानी शक्ल में आ गया। वही शिवम बन गया था जिसके साथ मैंने अपनी शादी के सपने सजाए थे। मेरे ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे थी। शिवम चौधरी से बोला कि तुम लोगों ने मेरे माँ बाप को मारा था, लेकिन मैंने उनकी आंखों में तुम्हारा चेहरा देख लिया था। तुम उनसे नागमणि लेना चाहते थे। चौधरी मेरे बाबा की तरफ देखता हुआ बोला कि वे नागमणि इस मास्टर के पास है। मैंने कई बार अपने आदमियों को इसके घर की तलाशी करवाई, मगर पता नहीं इसने वे नागमणि कहाँ रखी हुई है। ये कहकर चौधरी गेट की तरफ भागने लगा। शिवम फिर नाग की शक्ल में आया और उससे पहले ही गेट पर पहुंच गया। जैसे ही चौधरी वहां पर पहुंचा, शिवम ने उसे भी डस लिया। फिर वह मेरे बाबा के पास आया और बोला कि मुझे इस बात का पता तभी चल गया था जब मैंने आपकी गर्दन पर वह निशान देखा था। हमारे नागलोक की रिवायत के अनुसार वह निशान उन लोगों की गर्दन पर बनाया जाता है
जो लोग नागमणि के पहरेदार होते हैं। ये सुनकर मेरे बाबा हवेली के अंदर गए और एक डिबिया लेकर आए। उस डिबिया में एक हीरा था। मेरे बाबा उससे बोले कि लो अपनी अमानत। जब उन लोगों ने नागमणि उन सांपों से छीनी थी तो मैंने उन्हें बहुत मना किया था कि इन बेजुबानों को मत मारो। फिर मैंने उनसे नागमणि छीन ली और हिफाजत से रख दी। मुझे पता था कि कोई ना कोई इसे लेने ज़रूर आएगा। शिवम ने वह नागमणि बाबा से ले ली और मुझसे बोला कि मुझे माफ़ कर दो विधि, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये नागमणि हासिल करना था और इन लोगों को सबक सिखाना था। अगर ये नागमणि इन्हें मिल जाती तो ये इसका गलत इस्तेमाल करते और इसका नुकसान ना ही सिर्फ हम सांपों को होता बल्कि पूरी मानवता को भी उससे ख़तरा था। तुम और तुम्हारे बाबा जैसे लोगों की वजह से ही इस दुनिया में इंसानियत ज़िंदा है। मैं बस उसे देखकर रोए जा रही थी और वे दोबारा से सांप बनकर उन्हीं झाड़ियों में चला गया। गांव वालों ने बाबा के जिंदाबाद के नारे लगाए और बोले कि आप ही के कारण पूरा गांव इस सांप की दहशत से आज़ाद हो पाया है। और सब गांव वाले अपने अपने घर की तरफ चले गए। कुछ सालों के बाद बाबा ने मेरी शादी एक अच्छे ख़ानदान में कर दी और मैं अपने घर में खुश थी और इस घटना को भूल गई थी। और आज इतने सालों के बाद उस सांप को देखकर मुझे फिर से शिवम की याद आ गई थी।